तो कहानी की शुरू होते ही हम वरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बेटी मिन को लिए रात के टाइम पे कहीं जा रहे थे। ये दोनों खेलते हुए जा रहे थे और यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि वरी किसी की कॉल को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रही है। अब वो अपनी बेटी मिन से कहती है, चलो एक न्यू गेम खेलते हैं, मैं 10 तक गिनूंगी और 10 तक गिनने के बाद तुम छुप जाना और तब मैं तुम्हें ढूंढूंगी। वरी के 10 तक गिनते ही मिन छुप गई और वरी पेट्रोल पंप तक भी पहुंच गई। उसे सफर लंबा करना था इसलिए वो अपना टैंक फुल करवा रही थी और यह साफ था कि उसने मिन को चालबाजी से छुपाया है। वो ऐसा क्यों कर रही है इसकी रीजन अभी नहीं बताएगी। वो जब एक शॉप से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लेने जाती है तब भी वो अपने आप को सीसीटीवी से बचाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो किसी से छुपकर भाग रही हो, कोई गलत काम करके भाग रही हो। अब सामान लेकर जैसे ही कार में गई तो परेशानी से उसका बुरा हाल हो गया क्योंकि अब उसकी बेटी मिन कार में नहीं थी और जब वो बुरी तरह घबरा गई तब एकदम से मिन साइड से निकलकर उसे शॉक कर देती है और ये देखकर उसे सुकून मिलता है। वरी अपना सफर कंटिन्यू करती है। वरी बहुत ज्यादा लंबी ड्राइव करके थक चुकी थी, अब तो उसे नींद भी आ रही थी। इसी के चलते वो एक बुरे ट्रक से होने वाले एक्सीडेंट से भी बची, जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो गाड़ी को साइड पर लगाकर थोड़ी देर सो जाएगी और फिर उठ के सफर कंटिन्यू करेगी। सुबह उसके आंख कार की विंडो पर होने वाली नॉक से खुली और अपने पास पुलिस को देखकर इस तरह घबरा गई जैसे पुलिस उसे पकड़ने आई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने कहा आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, यह इलाका सेफ नहीं है, यहाँ पर डाकू आते हैं। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस के बात मानते हुए वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते हुए उसने इस चीज का जरूर ख्याल रखा कि पुलिस वाला ना उसका पीछा कर रहा था ना उस पर नजर रखे हुए था। फाइनली अब वह अपनी मॉम के घर पहुँच गई जो एक वीरान सुनसान इलाके में था, जहाँ आकर वरी मिन को लिए अपने रूम में चली जाती है जहाँ वह बचपन में राग खेलती थी। वरी दिखाती है कि उसकी मॉम ने उसकी हाइट नापने के लिए यहाँ पर एक मार्क लगाया हुआ था। मिन भी जब उस मार्क के ऊपर खड़ी हुई तो वह भी उतने ही कद की थी, जिसके बाद ये लोग अपने काम पर लग गए और यहाँ सीक्रेटली हमें दिखाया गया कि वरी के बैग में एक रिवॉल्वर भी है। अचानक उनके दरवाजे पे होने वाली नॉक वरी को चौंका देती है और वो बड़े ही डरते हुए दरवाजे पर चेक करने निकल जाती है। जाने से पहले उसने मिन से कहा था कि तुम पर्दे बिल्कुल नहीं हिलाओगी। उसने गेट खोला तो सामने इस घर की केयर टेकर थे। ये देखकर उसे सांस में सांस आई। इनका नाम विनीत था और ये बचपन से ही वरी की घर की हिफाजत किया करते थे और वरी की मॉम के ड्राइवर थे। अभी भी वरी ने इनसे कुछ अपने काम की चीजें मंगवाई थी, जिसके बाद ये आदमी उससे कहकर जाता है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरा घर पास में ही है, मुझे बुला लीजिएगा। ये बात कहकर वो जाने वाले थे कि अचानक उन्होंने वरी के रूम के पर्दे हिलते हुए देखे और यह चीज वरी ने भी नोटिस कर ली। उनके जाने के बाद वो फौरन कमरे में आई और मिन को डांटने लगी, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने पर्दे क्यों खोले? लेकिन मिन मना कर रही थी। उसने कहा मैंने ये पर्दे नहीं खोले, मैं झूठ नहीं बोल रही मॉम। लेकिन वरी को इसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। ये सब करने के बाद वरी अपना सामान सही करती है, जहां उसके सामान में हमें बहुत सारा कैश भी दिखाई देता है, जिसे वो छुपाकर वॉशरूम में चली जाती है। और जब वो हाथ मुंह धो रही थी तो उसे ऐसा भी हुआ जैसे उसकी कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था, इसलिए उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। खाना खाने के बाद अब वरी और मिन टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन टीवी के ऑन होते ही उन्हें टीवी के अंदर एक अजीबोगरीब साया दिखाई देता है, जिस देखते ही मिन डर जाती है और टीवी भी फौरन बंद हो जाता है। मौसम भी अचानक ही खराब हो गया। वरी को भी अब हल्का सा डर लगा था, लेकिन वो मिन को ये सब शो नहीं कह सकती थी, इसलिए वो मिन को लिए सोने चली जाती है। रूम में जाने से पहले इन्हें वहाँ पर एक लॉक कमरा दिखाई देता है, जिसके बारे में मिन जब वरी से पूछती है कि इसके अंदर क्या है तो वरी जवाब में कहती है, इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता क्योंकि आज तक मैं इस कमरे में गई ही नहीं। फिर अब अगला दिन हो जाता है। वरी और मिन जब खाना खा रही थी तो एकदम से दोबारा उनकी घर की लाइट फ्लिप होने लगी और इसी टाइम पर मिन को वरी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक भूत दिखाई दिया, जिससे देखकर वो चिल्ला देती है। वरी को लगा कि शायद मिन अंधेरे से डर रही है और फिर उसे याद आया कि उसके घर पर तो जनरेटर भी है। वो मिन को लेकर जनरेटर ऑन करने के लिए चली गई, जहाँ जाने पर उसने देखा कि वो जनरेटर बहुत बड़ा था। ये जनरेटर तो किसी मिल को बिजली सप्लाई करने वाला लगता था। इतने सालों बाद भी एक बटन चलाने पर यह जनरेटर ऑन हो जाता है और घर में लाइट वापस आ जाती है। अब रात बहुत अच्छे से गुजर रही है और इस बार मिन और वरी उठकर खेलने लग जाते हैं। वो लोग हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे। वरी बेड के पीछे छुप जाती है और मिन को उसे ढूंढना था। जिस कमरे में वरी छुपी हुई थी उसी कमरे में मिन भी आई, लेकिन बेड के नीचे चेक करे बगैर वो चली गई। ऐसे में वरी उसे सरप्राइज देने के लिए बेड के नीचे से निकलकर उसके पीछे गई
तो उसने देखा कि मिन खेलना छोड़कर ड्राइंग करने चली गई है। मिन ने इस टाइम मास्क पहना था, ये उसके पास कहाँ से आया था? वरी ने सोचा ही नहीं, अभी वो मिन को देख रही थी कि एकदम से मिन ने आकर उसे पकड़ लिया और वरी होश में आई। उसने देखा कि मिन तो उसके पास खड़ी थी, सामने चेयर पर जो मिन बैठी थी। आखिर वो कौन थी? क्या यह उसका वहम था? वो मास्क पहने हुई मिन, क्या सच में ही कोई आत्मा उनके इस घर में रहती थी? वरी इन चीजों को अपने सर पे सवार नहीं करती, लेकिन रात में इनके साथ दोबारा ऐसा ही खतरनाक वारदात होती है। मिन को एक खौफनाक दिखने वाली भूत डराती है, जिससे मिन इतना ज्यादा डर चुकी थी कि अब वो इस घर में रहना भी नहीं चाहती थी। वो आत्मा या जो कुछ भी इस घर में था वो ज्यादा मिन को तंग कर रहा था। वरी भी उसे देखकर परेशान हो गई, क्योंकि मिन हर हाल में ये घर छोड़ना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से वरी मिन को समझा कर सुलाती है, देखो अब हम आपके डैड के घर नहीं जा सकते, वो घर हमारा नहीं रहा, हमारे पास सिर्फ एक ही घर है और हमें इसे में रहना होगा। अब जब सुबह हुई तो दोबारा हम वरी को मिन के साथ खेलते हुए देखते हैं और इस टाइम पर वरी को दोबारा मास्क पहनी हुई छोटी लड़की दिखाई देती है। वरी को लगा कि ये बाहर से आई होगी। वरी जब उसे चेक करने के लिए गई तो वो लड़की आगे आगे भागने लग गई। वरी ने भी काफी उसका पीछा किया और फिर वो लड़की गायब हो गई। इस टाइम वरी बुरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर वो लड़की है कौन। अभी वह यही सोच रही थी कि उसे ऊपर से मिन के चिल्लाने की आवाज आई। वह दौड़कर भागते हुए गई। पहले तो दरवाजा ही नहीं खुला, फिर उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला तो उसे मिन के कमरे का पूरा फर्नीचर हवा में था। वरी भी पूरी तरह घबरा गई। उसे मिन कमरे में कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि मिन तो उस भूत से डरते हुए अलमारी में जा छुपी थी। ये बात अभी वरी को नहीं पता थी। एकदम से अलमारी के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं और कमरे का सारा सामान धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वरी जोर जोर से मिन मिन कहकर चिल्लाती है, लेकिन मिन कहीं नहीं थी। उसने हर जगह चेक किया, अलमारी भी खोलकर चेक की, लेकिन मिन उसे कहीं नहीं मिली। उसने पूरा घर छान मारा। वो टॉर्च लेकर जंगल में भी गई, लेकिन मिन जब उसे कहीं नहीं मिली तो फिर थक हार कर उसने पुलिस में रिपोर्ट करवाने का सोचा। इंस्पेक्टर अब वरी के कंप्लेन करने पर आ जाती है। घर में आते ही उसने जो सबसे पहले नोटिस किया वो वरी के मुंह के निशान थे। घर की एंट्रेंस की टाइल टूटी हुई थी। ऊपर जब वो देखते हैं तो ऊपर का शैंडलियर भी टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे शैंडलियर के गिरने से ही यह टाइल्स टूटी होंगी। वह अब वरी से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तब वरी उसे रात में होने वाली सारी चीज बताती है कि कैसे एक बच्ची उसे नजर आए और जब वह उस बच्ची का पीछा करने गई तो बाद में कमरे में आने पर मिन गायब थी और मिन के कमरे का सारा फर्नीचर हवा में था। इंस्पेक्टर को वरी के इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था कि बिना वजह कमरे का फर्नीचर हवा में खड़ा हो जाए। उसे वरी के बातों में कहीं न कहीं झोल लग रहा था। वो अब वरी से वरी के हस्बैंड यानी मिन के डैड के बारे में सवाल करती है और वरी झूठ बोल देती है कि मैंने काफी सालों पहले उसे छोड़ दिया है। वरी से सारे सवाल जवाब पूछने और मिन का कमरा देखने के बाद वो इंस्पेक्टर अब वरी से मिन की फोटो मांगती है ताकि वो लोग कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। लेकिन वरी के पास मिन की कोई फोटो नहीं थी, क्योंकि सब फोटोज पुराने मोबाइल में थी जो उसने आते ही गिरा दिया था। और हैरानी की बात ये थी कि वरी किसी वजह से सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करती थी। ऐसे में मिन का फोटो वहां से भी नहीं मिलने वाला था। अब इंस्पेक्टर ने जितने सबूत हो सकते थे इकट्ठा करवाए, लेकिन ये सबूत इस बात के लिए काफी नहीं थे कि मिन वरी के साथ यहाँ रहती थी। अब घर के बाहर पुलिस वेन्स खड़ी देखकर वनीद यानी इस घर का केयर टेकर यहाँ आ जाता है, जिससे जब पुलिस मिन के बारे में सवाल करती है तो वो पुलिस को बताता है नहीं वरी मैम तो यहाँ पर अकेले आई थी। वरी कहती है नहीं नहीं वनीद अंकल, याद कीजिए उस दिन जब आपने ऊपर देखा था एकदम से पर्दे हटे थे ना, ऊपर मिन ही थी, लेकिन क्योंकि वो मिन को किसी के सामने नहीं लाई थी इसलिए किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मिन उसके साथ यहाँ थी। अब पुलिस को लगने लगा था कि वरी को कोई साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसके साथ ही है। यहाँ तक कि पुलिस को तो ये भी शक होता है शायद वरी की कोई बेटी ना हो। अब इंस्पेक्टर को वनीद और वरी की बातों से पता चला था कि वरी यहाँ काफी सालों बाद आई थी। वो वरी से पूछती है अच्छा तो बताए कि आप आई कहाँ से है। इस टाइम वो झूठ नहीं बोलती और सच बता देती है कि वो पिछली हफ्ते बैंकॉक से आई है। वो किस रास्ते से आई, रास्ते में कहाँ कहाँ रुकी, वो सारी डिटेल्स इंस्पेक्टर को देती है कि किसी भी चीज की मदद थे वो सिर्फ मिन को ढूंढ लाए। इंस्पेक्टर उसकी बातें सुनकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उसके बताए रास्तों की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए जाते हैं, लेकिन किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मिन नहीं थी। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि वह खुद मिन को सीसीटीवी से छुपा रही थी। अब सारा मामला समझने के बाद इंस्पेक्टर को यही लगा कि मिन शायद इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करती थी, इसलिए वह मिन के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखते। एक रात तो वरी भी खामोश हो गई, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। परेशानी में आते हुए पुलिस स्टेशन जाकर उससे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैं झूठ नहीं बोल रही है, मेरी एक बेटी है और मैं उसे एक हफ्ता पहले बैंकॉक से
से लेकर आई हूँ, बहुत मुश्किल से अपने हस्बैंड से बचाकर। मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे, इसी वजह से मैं छुपकर यहाँ आ गई। उसने अब ये भी सच बता दिया था कि आने से पहले उसने अपने हस्बैंड पर जानलेवा हमला किया था। अपने हस्बैंड पर उसने गोली चलाई थी और ये बताते हुए वह रो पड़ी क्योंकि अब वह भी मुलजिम थी। पुलिस उसके ऊपर भी केस बना सकती थी। यहाँ पर वरी पुलिस से कहती है कि उसे शक है कि मेरे हस्बैंड ने ही मिन को कहीं गायब किया होगा। वह बहुत पावरफुल है, वह जनरल है। पुलिस वालों को इंसिस्ट करने पर वरी अब अपने हस्बैंड को कॉल मिलाती है और गुस्से में उस पर चिल्लाने लग जाती है कि मैं जानती हूँ तुमने ही मिन को किडनैप करवाया है। अगर तुम्हें पता है मेरी बेटी के बारे में तो मुझे बता दो। लेकिन जवाब में उसका हस्बैंड कहता है, पागल तो नहीं हो गई, मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम भाग कर गई कहाँ पर, मैं मिन को कहाँ से किडनैप करवाऊंगा और क्या हुआ है मेरी बेटी को। ऐसे बहसबाजी देखने पर इंस्पेक्टर ने वरी के हाथ से फोन ले लिया और खुद वरी के हस्बैंड से बात करने लगी। उसको सारा मामला बताया कि कैसे वरी गायब हुई है। इंस्पेक्टर उसके डैड से कुछ फोटोज मांगते हैं मिन की और अब फाइनली रिपोर्ट फाइल होकर मिन को ढूंढने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। वरी के अंकल वनीद, पुलिस इंस्पेक्टर, बहुत सारी पुलिस फोर्स और गांव वालों के साथ वरी खुद जंगल के अंदर जाती हैं। लेकिन घंटों की छानबीन करने के बावजूद उन्हें मिन वहां कहीं नहीं मिलती। थक हार कर इंस्पेक्टर वरी को लेकर वापस आने लगते हैं। अब बारिश भी हो रही थी। इंस्पेक्टर का बारिश में भीगना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए वह लोग वरी के घर पर आ गए। इस घर में आने पर इंस्पेक्टर को वो कमरा नजर आता है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। इंस्पेक्टर इस कमरे के बारे में पूछती है तो वरी वही जवाब देती है कि ये कमरा कई सालों से बंद है, इसे तो मैंने भी कभी नहीं देखा। इसके अलावा मैंने सारे कमरे दसों बाहर चेक किए हैं लेकिन मिन कहीं नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए इस कमरे के ताले को तोड़ देते हैं क्योंकि इसकी चाबी भी उनके पास नहीं थी। इसको खोलते ही पुलिस इंस्पेक्टर तो क्या वरी भी हैरान परेशान रह गई। ये दरवाजा एक सीक्रेट बेसमेंट तक जाता था। ये लोग दबे पांव उस बेसमेंट के अंदर जाने लगते हैं, इस चीज से अनजान की वो आत्मा जो इन सबको तंग करी है वो इस वक्त इन दोनों के पीछे है, जिसे मूवी में दिखाया भी जाता है। इस बेसमेंट के अंदर बहुत सारी मशीनरी लगी हुई थी और एक केबिन भी बना हुआ था कांच का, जिस देखकर इंस्पेक्टर तो समझ गई कि यह किसी किस्म की लैब है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं। लेकिन वरी सच में इन चीजों के बारे में नहीं जानती थी। मिरर की केबिन के ठीक ऊपर ब्लैक कलर का गोल सर्कल बना हुआ था, जैसे किसी चीज के जलने की वजह से यह बना हो, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से इतना प्रॉपर गोल सर्कल बनना पॉसिबल नहीं था। ये लोग जब चेक करते हैं तो इसी बेसमेंट के ठीक ऊपर वाले कमरे में फ्लोर पर भी ऐसा ही सर्कल था और इससे ऊपर जो कमरा था वरी का, वहाँ के फ्लोर पर भी सेम ऐसा ही ब्लैक सर्कल था और ऊपर वाले हॉल के ऊपर वही अलमारी थी जिसके अंदर से मिन गायब हुई थी। इन चीजों को देख और सुनकर तो फॉरेंसिक वाले भी बहुत हैरान थे। खैर बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी इन लोगों को मिन कहीं नहीं मिलती और लाचार इंस्पेक्टर को वरी को ये कहना पड़ता है कि उन्हें मिन कहीं नहीं मिली और ना ही मिन के मिलने की उन्हें कोई उम्मीद है। उदास परेशान वरी उन्हें कुछ भी ना कह सकी और अपने घर रुक गई। इंस्पेक्टर वगैरह सब चले गए और रात भी हो गई। वो जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो उसे फील हुआ जैसे कोई इसकी घर में घुस आया हो। ये मिन भी तो हो सकती थी या कोई, और वो फोन करके इंस्पेक्टर को कॉल कर देती है कि कोई उसके घर में घुस आया है और फिर अपने हाथ में गन लिए धीरे धीरे चेक करने के लिए जाती है। करीब आकर वरी ने देखा कि एक छोटी बच्ची वो 1 से लेकर 20 तक गिनती गिन रही है। वो जैसे ही इस बच्ची के पास जाती है तो वो बच्ची भागकर मिन की कमरे में चली जाती है। वहां जाकर वरी ने देखा कि सारा सामान पहले की तरह ही हवा में लटका हुआ है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। वो लड़की अलमारी में जा घुसी थी। उसे देखने के लिए वरी ने जैसे ही अलमारी खोली तो उस लड़की ने वरी को भी अंदर खींच लिया और वरी को ऐसा लगा जैसे वो कोई बहुत ही गहरे कुएं में जा गिरी हो। वो गिरती रही यहाँ तक कि बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो उसी शीशे के सेल में थी जो हमने उसके घर पर देखा था। इस टाइम उसके सामने उसकी मॉम थी, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गई। अपनी मॉम को देखकर वरी को वरी का बचपन याद आ गया, वो वक्त जब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरसती थी। अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरसती थी। वक्त था कि ये 1991 का सीन सीधे पास्ट में जा चुका है और हम वरी की बचपन की कहानी देख रहे हैं। वरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज उसे अपनी मॉम टेट के साथ सैर के लिए जाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मॉम को साइड से एक कॉल आती है और पता चलता है कि डैम में कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिसकी वजह से उसे तुरंत ही डैम के लिए निकलना पड़ जाता है और आज भी वरी का प्लान कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हमें रिवील होता है कि वरी की मॉम एक इंजीनियर थी। लोगों की बातों से यहाँ हमें पता चलता है
कि यह लोग यहाँ पर जो कुछ भी बना रहे थे या कर रहे थे उसमें पिछली 35 बार से ये लोग नाकाम हो चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि उनकी बनाई चीजें काम कर जाएंगी। आज 36वीं बार बहुत सारी उम्मीद लेकर इन्होंने दोबारा से वह मशीन ऑन की और मशीन ऑन करते ही इन्हें कुछ चीजें देखने को मिलती है। जमीन जोर से हिली और इनके बनाए कंटेनर के ऊपर एक ब्लैक होल बन गया, बादलों का एक ब्लैक सर्कल जिसके अंदर से बिजलियां भी चमक रही थी और उसके अंदर कहीं से एक सैंडल भी आकर गिरा, जिस चीज से हमें पता चला कि असल में वरी की मॉम टाइम मशीन बना रही है और यह सैंडल यहाँ किसी और टाइम लाइन से आकर गिरा है। इन सभी चीजों को लेकर वरी की मॉम अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। उसे जल्द से जल्द टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाना था, लेकिन अभी भी इस मशीन में बहुत सारी कमियां थी जो उसे पूरी करनी थी। अब वरी की मॉम जैसे ही घर आई तो आखिर देखा कि उसकी फैमिली का मूड बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि आज वो अपनी फैमिली का सारा ट्रिप खराब कर रही थी। इसी बीच उसके हस्बैंड भी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर करती क्या रहती हो, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं तुम पर, वरी है तुम्हारे पास। और गुस्से में वो भी कह देती है मेरे पास टाइम नहीं है वरी को पालने का। और ये बात वरी सुन चुकी थी और वरी इस बात से अंदर तब टूट के अपनी इस बात का खामियाजा भुगतने के लिए अगले दिन वरी की मॉम ने वरी के साथ दोबारा ट्रिप प्लान किया, लेकिन रास्ते में भी उसका सारा ध्यान अपने टाइम मशीन वाले एक्सपेरिमेंट पर था। एक बार फिर इसी चीज को लेकर उसकी और उसके हस्बैंड के बीच में बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में वरी की मॉम ने स्टीयरिंग व्हील पकड़कर गाड़ी साइड में लगाई और गाड़ी से उतर गई। वरी पीछे से कहती रह गई मॉम मत जाए वहां पर, लेकिन वरी की मॉम ने एक नहीं सुनी और एकदम से पीछे से एक ट्रक ने आकर वरी और उसके डैड की कार को हिट कर दिया तो दोनों मारे गए। यानी यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये सामने आता है कि मूवी की जिस मेन कैरेक्टर वरी को हम देख रहे थे वह तो आज से कई साल पहले यानी 1991 में ही मारी गई थी। तो अब कौन सी वरी थी? ये दिन था 14 मार्च 1991 का। वरी के मॉम को इस हादसे ने पागल बना दिया था। अब वो हर दिन हर रोज यही डेट बार बार बोलती रहती थी। उसका बस नहीं चलता था कि किसी तरह वह टाइम में पीछे जाए और 14 मार्च के उस दिन को ठीक करते हुए उस हादसे को रोक ले जिस दिन उसकी बेटी और उसके हस्बैंड उससे बिछड़ गए थे। वरी मोम इस दुख से बाहर ही नहीं निकल पाई। हालांकि उन्होंने साइकियाट्रिस्ट से भी हेल्प ली, लेकिन उन्हें अपने आप को अपने हस्बैंड और बेटी का कातिल मान लिया था। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि वरी की मॉम ने सुसाइड करने की सोची। और ठीक जिस टाइम वो डैम में जंप करने के लिए गई तो एकदम से डैम के अंदर एक वर्म होल बन गया, जिसे देखकर वो बुरी तरह घबरा रह गई और उनका सैंडल उस ब्लैक होल के अंदर गिर गया, जो उसी को मिला एक दूसरी टाइम लाइन में 1991 में 14 मार्च से पहले, जब पहली बार उनकी टाइम मशीन के ऊपर यह ब्लैक होल बना था और हमने देखा था कि उसके पास एक सैंडल आकर गिरा। जिस दिन उसे लगा था कि अब उसकी टाइम मशीन काम कर जाएगी, लेकिन फिर उसने टाइम मशीन पर काम करना छोड़ दिया था। इस टाइम वरी की मॉम को वो सारी बातें याद आ जाती हैं। उसे याद आ जाता है कि यही सैंडल तो उसे मिला था कुछ वक्त पहले, यानी उसकी टाइम मशीन वर्क कर रही थी। उसे एक नई होप मिली टाइम मशीन में पीछे जाकर सब कुछ ठीक करने की। फिर क्या था, उसने जी जान लगाकर टाइम मशीन में पीछे जाने की कोशिशें शुरू कर दी और अपनी टाइम मशीन पर वर्क करना शुरू किया। बहुत दिनों की मेहनत और बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार उसने टाइम मशीन बना ही ली, जिसे जैसे ही वो 14 मार्च 1991 में लेकर जाने की कोशिश करती है तो मशीन एक बार फिर रुक जाती है और उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। वो पागल ही हो गई, इस नाकामी को सह नहीं पा रही थी। गुस्सा, डिप्रेशन, सब कुछ उसने इस मशीन के ऊपर ही उतार दिया। उसने जोर जोर से मशीन के सिस्टम के ऊपर हाथ मारा और पता नहीं ऐसा कौन सा बटन दबा कि यह टाइम मशीन दोबारा चल गई। केबिन के ऊपर एक बार फिर ब्लैक होल बना और उस कैबिन के अंदर मिन आ गिरी। तो इसका साफ मतलब था कि मिन जब गायब हुई थी तो उसे किसी भूत ने गायब नहीं किया था, बल्कि उस कपबोर्ड के अंदर एक ब्लैक होल बन गया था। जिस दिन 2024 की टाइमलाइन को इस टाइमलाइन से यानी 1991 वाली टाइमलाइन से यहाँ मिलाया था, ये तो बहुत ज्यादा वरी जैसे ही दिख रही थी। वरी की मॉम को ये लगने लगा कि वरी ना सही तो ये बच्ची ही सही उसकी आखिरी दिनों का सहारा होगी। उस बच्ची यानी मिन को उठाकर वो बेडरूम में ले आए और मिन सोती रही। और जब वह सोकर उठी तो उसे ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो कहीं और आ गई है, क्योंकि घर तो ये बिल्कुल पहले जैसा ही था। अब उसने पूरे घर में अपनी मॉम को यानी वरी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वरी कहीं नहीं मिल रही थी। उसने जोर जोर से वरी को आवाज दी, लेकिन वरी के ना मिलने पर वो रोने लगी। ये देखकर वरी की मॉम उसे चुप करवाती है, उसे प्यार करती है, ऐसी जैसे उन्होंने वरी को किया करती थी। अब वो अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहती थी, वो उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करने वाली थी। यहाँ पर हमें वनीद को भी दिखा जाता है। यह आदमी वही है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में वरी के साथ भी देखा है। ये वरी की मॉम की ड्राइवर थे। वनीद वरी की मॉम से पूछता भी है
ये बच्ची कौन है, तो वो झूठ कह देती है कि ये दूर की रिश्तेदार की बेटी है और मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया है। उसके साथ शॉपिंग करती है, पार्क में जाती है, सैर करवाती है और हर वो काम जो एक मॉम अपने बेटी के साथ करती है वो सब करती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मिन भी यहाँ खुश रहने लगी थी और अपनी मॉम को भी भूल गई थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वरी की मॉम के दिल में अपनी बेटी और हस्बैंड का ख्याल था, जिसके लिए दोबारा अपनी टाइम मशीन स्टार्ट करने का सोचती है। उसे उम्मीद थी कि इस बार वो उस दिन में चली जाएगी जब 14 मार्च 1991 में चली जाएगी, जब वो अपनी फैमिली को खो देती है। टाइम मशीन में डेट सेट करने के बाद वो लीवर को दबाकर टाइम मशीन को ऑन कर देती है और सीन कट होकर हमें प्रेजेंट टाइम लाइन दिखाई जाती है, यानी 2024, जहां पर वरी को मिन मास्क पहने दिखाई दे रही है। ये सच में मिन ही है जो असल में वरी की मॉम के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। मास्क पहनकर मिन के साथ खेलते हुए वरी की मॉम तो अपनी लैब में आ गई, लेकिन मिन तो उसे ढूंढने और छुपने के चक्कर में एक और बार अपनी प्रेजेंट टाइम लाइन में आ गई और आकर दोबारा से अलमारी में चली गई, जिसके पीछे उसे देखते हुए वरी भी उसकी कमरे में आई थी। तब सारा सामान हवा में लटका हुआ था। उसने देखा था कि मिन अलमारी में गई थी उसे चेक करने के लिए। जब उसने भी अलमारी खोली तो खुद जाकर वो इस टाइम लाइन में यानी 1991 में आ गई और अब सीन कट होकर हमें वहीं से दिखाया जाता है जहां पर इस ग्लास बॉक्स के अंदर वरी को होश आया है और वो अपनी मॉम को देखकर शॉक है। उसे खुशी है, परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो मॉम कह रही है और इस चीज से वरी की मॉम बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसने कभी इस लड़की को ना तो देखा है ना ही वो इसको जानती है। फिर वो लड़की उसे मॉम क्यों कह रही है? वरी को ये लग रहा था कि वो मरकर आफ्टर वर्ल्ड में आ गई है, जहां पर उसकी मॉम भी है और यह उनका रियूनियन है, यानी वो दोबारा मिल रहे हैं। वरी अपने पॉकेट से एक गन निकाल देती है, जिसे देखकर वरी की मॉम और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे गन नीचे रखने के लिए कहती है। जबकि सीन कट होकर हमें प्रेजेंट टाइम में यानी 2024 में दिखाया जाती है कि अब पुलिस इंस्पेक्टर भी वरी की घर आ चुकी थी, जिन्हें घर आने पर अब तो वरी भी नहीं मिल रही थी। उन्होंने पूरा घर छान मारा, जंगल देख लिया, हर जगह देख ली, वरी कहीं नहीं थी। घर की तलाशी लेने पर इन्हें बहुत सारा कैश और गन मिले, जो ये साबित कर रहे थे कि वरी यहाँ से कहीं भागी नहीं बल्कि गायब हुई है। अगर वो भागती तो पैसे और चीजें लेकर ही भागती। सीन कट होकर दोबारा हम देखते हैं कि 1991 में वरी की मॉम वरी से उसकी गन लेकर उसे उसी कांच के मिरर में कैद करके वहां से चली जाती है, जबकि वरी चिल्लाती रह जाती है, मॉम मेरी बात सुने, मेरे पास आए। सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम लाइन में शिफ्ट होता है, जहां पर इंस्पेक्टर वरी को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। घर की अच्छे से छानबीन की जा रही है, जहाँ पर इन लोगों को वरी की फैमिली की, वरी की मॉम और डैड की पिक्चर्स मिलती है। इंस्पेक्टर वनीद अंकल को बुलाते हैं इन सारी चीजों के बारे में सवाल पूछने के लिए। अंकल वनीद बताते हैं कि तस्वीर में जो लड़की है वो वरी की मॉम है। इंस्पेक्टर पूछते हैं वरी की मॉम क्या काम करती थी? तब वनीद अंकल बताते हैं कि वो प्रोफेसर थी और पास के हेच हाइड्रोलिक डैम की इंजीनियर भी थी। वो वनीद से पूछती है कि घर में लैब क्यों बनाई गई है। लैब के बारे में तो वनीद को भी कुछ नहीं पता था। हाँ, बस वो इतना जानता था कि आज से 20 साल पहले वरी की मॉम यहाँ से ये सब कुछ छोड़ के जा चुकी थी। कई दिन इसी इन्वेस्टिगेशन में गुजर जाते हैं और 1991 वाली टाइम लाइन में भी कई दिन गुजर जाते हैं। वरी इसी तरह भूखी प्यासी रहती है और एक दिन वरी के मॉम वरी के लिए खाना ले आती है। डरते हुए खाना उसके कैबिन में रखने के बाद वो उससे पूछती है, अच्छा बताओ कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो, क्या मकसद है तुम्हारा, कैसे आई हो यहाँ पर? वरी बताती है, मैं इसी घर में रहती हूँ, पता नहीं कैसे मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, वो अलमारी में जाकर छुपी थी, मैंने अलमारी खोली और पता नहीं मैं कैसे यहाँ आ गई। अब ये जानकर कि वरी मिन को ढूंढने के लिए यहाँ आया है, वरी की मॉम ने दोबारा वरी का कैबिन बंद किया और ऊपर आ गई, क्योंकि अब वो मिन को खोना नहीं चाहती थी। उसने मिन को अपनी बेटी मान लिया था। वो अब वरी की निगरानी के लिए वनीद अंकल को भेज देती है, जबकि यहाँ पर वरी को अजीब घुटन होने लगी थी। उसे किसी भी हाल में या तो अपनी बेटी को ढूंढना था या अपन घर वापस जाना था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अपने आप को यहाँ से छुड़ाने के लिए। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो यहाँ दम घुटने का ड्रामा करती हैं और वनीद अंकल उसे चेक करने के लिए उसका कैबिन खोल देते हैं। इतने में वो वनीद अंकल को धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो अब सीढ़ी चढ़ते हुए बेसमेंट के उस दरवाजे तक आ जाती है जिसे हमेशा लॉक रखा जाता था। वहीं से उसे मिन गिनती करती हुई भी सुनाई थी। भी उसे मिन को आवाज लगाए इससे पहले कि मिन उसे देख ले। यहाँ पर वरी की मॉम आकर उसे यहाँ से ले जाती है और इतने में पीछे से वनीद अंकल भी वरी को पकड़ने में कामयाब हो गए थे। अब सीन यहीं से कट होकर हमें 2024 की दोबारा टाइमलाइन दिखाई जाती है। पुलिस, फॉरेंसिक सभी लोग बुरी तरह वरी को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यह मिस्टीरियस
घर कैसे लोगों को निगल रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इसको डीपली रीड करते करते इंस्पेक्टर को इसी घर से जुड़ा एक पुराना केस मिलता है। ये केस 1991 में फाइल किया गया था। इंस्पेक्टर इस फाइल को पढ़ना शुरू कर देती है। इसी फाइल में मौजूद सबूतों में एक रिवॉल्वर भी था, जिसे इंस्पेक्टर ने फॉरेंसिक में टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया। जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद इंस्पेक्टर भी हैरान हो गई, क्योंकि उस रिवॉल्वर को 2020 में खरीदा था, वह भी वरी के हस्बैंड ने। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि ये 1991 के सबूतों में हो। इन्हीं सारे सबूतों में इन्हें एक ऐसा पेज भी मिला जिसके ऊपर एक फोन नंबर लिखा हुआ था, और ये तो और भी ज्यादा चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि 1991 में फोन्स हुआ ही नहीं करते थे। इंस्पेक्टर जब इसकी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसे पता चलता है कि ये तो वरी का नंबर है, और यहाँ लिखा था कि ये नंबर लाश के पास से मिला था, और फाइल में लिखा था कि ये नंबर उस घर में, और फाइल में लिखा था कि यह नंबर उस घर में पड़ी एक लाश के पास से मिला था। इतनी सारी चीजें जानने के बाद इंस्पेक्टर समझ गई कि वरी खुद ही टाइमलाइन में पीछे जा चुकी है, इसलिए तो उसका रिवॉल्वर भी 1991 वाले सबूतों में था और उसका फोन नंबर भी। अब उससे ये भी पता था कि 1991 में वो मर चुकी है। ये जानकर वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और किसी तरह 1991 में वरी को बचाने की कोशिश करना चाहती है। ऐसा वो कैसे करेगी यह भी उसे मालूम नहीं था। सीन कट होकर अब हमें 1991 टाइम लाइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वरी की मॉम ने विनीत अंकल को सख्त इंस्ट्रक्शन दी थी कि किसी भी तरह इस ये लड़की कैबिन से बाहर नहीं निकले। वो भी उसकी निगरानी में बैठे थे और बोर हो रहे थे, तो उन्हें रेडियो चला लिया। न्यूज़कास्टर ने आज की डेट बताते हुए अपना प्रोग्राम शुरू किया। डेट थी 24 नवंबर 1991। ये सुनकर वरी बहुत बुरी तरह चौंक गई। उसने विनीत अंकल से कहा, कौन सा सन है 1991? जवाब में विनीत अंकल ने कहा, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, 1991 ही है। उसके लिए हैरान होने वाली बात नहीं थी, लेकिन वरी के लिए थी, जो ये बात समझ चुकी थी कि वो टाइम लाइन में पीछे आ चुकी है। ये सारी बात समझते हैं अब वो विनीत अंकल को सारा मामला समझाने लगती है। देखिए विनीत अंकल, मैं वरी हूँ, आप लोगों की वरी। मैं फ्यूचर से आई हूँ और आपकी मैम वो मेरी मॉम है। वो मुझे पहचान नहीं पा रही है। मुझे पता है मेरी बेटी भी यही आई होगी। उन्होंने मेरी बेटी मिन को कैद किया हुआ है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद विनीत अंकल कहते हैं, चुप भी करोगी लड़की? ये देखो, ये है हमारी वरी, जो आज से कई महीनों पहले ही मर चुकी है। अब इसी टाइम लाइन के अंदर, यानी 1991 के अंदर, हम मिन को देखते हैं, जो वरी की मॉम के साथ खाना खा रही थी, कि तब भी उसे वरी की मॉम के पीछे वो खौफनाक भूत दिखाई दिया, जो उसे प्रेजेंट टाइम लाइन में भी दिखाई देता था और तंग करता था। उसे देखकर वो चिल्लने लगी और सीन कट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया। यहाँ पर अब इन्वेस्टिगेशन के लिए वरी के हस्बैंड खुद आ चुके हैं, जो कि जनरल भी है। उन्हीं वरी और अपनी बेटी मिन का पता लगाना है। इसकी सारी डिटेल्स लेने के बाद ये लड़का उनसे पूछता है कि 1991 में वहाँ जिसकी लाश मिली थी वह लड़की कौन थी। पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं कि यह बात तो आज तक मिस्ट्री है। इन सारी बातें सुनने के बाद अब वरी के हस्बैंड वरी के घर चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और दोबारा से हमें 1991 वाले टाइम लाइन में वरी को दिखाया जाता है। उसे किसी तरह बाहर निकलना था, अपनी मॉम से मिलना था, उन्हें सारी बातें बतानी थी, लेकिन ये विनीत अंकल कुछ करने ही नहीं दे रहे थे। उसकी बातों से पक से अब वह तंग आकर यह सारी बातों का यकीन दिलाने के लिए वह बार बार बोल बोल के अपनी बातें समझाने की कोशिश करती है। विनीत अंकल उसकी बकबक से तंग आ जाते हैं और उसका कैबिन लॉक करते हुए बेसमेंट से बाहर आकर पहरा देने लगते हैं। और इस टाइम पर वरी को गुस्सा आ जाता है और अपने इस गुस्से जैसे वो पागल हो जाती है और कैबिन के कांच को ही तोड़ देती है। इसका अंदाजा जैसे ही विनीत अंकल को हुए, वो तुरंत बेसमेंट में उसे पकड़ने जाते हैं, उसी की रिवॉल्वर लिए हुए। लेकिन उससे पहले वो ये रिवॉल्वर चला देते वरी एकदम से उनके ऊपर हमला कर देती है और उन्हें नीचे गिराकर जमीन पर पड़ा हुआ कांच उनकी आंख में चुभा देती है, यानी उनकी आंख में स्टैब कर देती है, जिससे उनकी आंख पूरी तरह फट गई। और 2024 में आज तक उनकी आंख पे ये निशान देखा जा सकता है। वरी उनको मार भी सकती थी, लेकिन उसने नहीं मारा, क्योंकि उसे विनीत अंकल से काफी लगाव था। वो बेसमेंट से बाहर निकल आई अपनी बेटी मिन को ढूंढने के लिए। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उसे मिन एक कमरे में सोई हुई मिल भी गई। वरी का मकसद उसकी जान बचाना है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करती, वरी की मॉम वहां आ जाती है और एक झटके से वरी को मिन से दूर करते हुए कमरे से बाहर ले आती है। वो वरी को धक्का देते हुए रेलिंग के पास ले जाती है और पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? वरी अभी भी ये कहती है, मैं आपकी बेटी हूँ और मिन मेरी बेटी है। पता नहीं कैसे, लेकिन 2024 से यहाँ पर आ गई। मैं आपकी बेटी को नहीं मारना चाहती, मेरा ऐसा कोई गलत प्लान नहीं है। वरी के मॉम ये सब समझ भी सकती थी। टाइम मशीन तो उसने खुद बनाई थी, लेकिन उसे ये डर लग रहा था कि कहीं वरी मिन को ले ना जाए, उसकी बेटी उससे छीन ना ले, इसलिए उसकी बात नहीं सुनती और उसे रेलिंग से धक्का दे देती है। उसका सिर पहले
शैंडलिया से टकराता है और नीचे गिरने के बाद शैंडलिया आकर उसके मुंह पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसका चेहरा भी जल जाता है। ऐसे में उसे देखकर कोई पहचान नहीं पाता कि यह वरी ही है। यहाँ 2024 की टाइमलाइन में जहां इंस्पेक्टर इस सारे केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्हें भी वरी का जला हुआ चेहरा नजर आ रहा था, इसलिए वह समझ गई कि यह वरी ही है। लेकिन अब इस इंस्पेक्टर को बहुत कुछ जानने के बाद समझ आ गया था कि 1991 में जिस लड़की की डेड बॉडी मिली थी, जिसे 1991 में कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, किसी ने भी पहचाना नहीं था, वह असल में वरी की बॉडी ही थी, जो ना जाने कैसे लेकिन एक पिछले टाइम लाइन में चली गई थी। यह सब जानने के बाद उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लग जाते हैं और इतने में वरी के हस्बैंड पुलिस की पूरी टीम को लिए इस घर में भी पहुंच जाते हैं। उसे देखते ही इंस्पेक्टर पागलों की तरह उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे नीचे गिराकर वह बातें बोलने लगती है, ये कहते हुए कि सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी वजह से वरी का ये हाल हुआ। वरी को क्या हुआ था उन्हें तो पता ही नहीं था, वो तो यही कंफ्यूज खड़े हुए थे। तब इंस्पेक्टर उनके मुद्दे फाइल वाला एल्बम मारती है और कहती है, ये लो अपनी वरी की डेड बॉडी की फोटोस, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये कहकर वहाँ से जबकि 1991 की टाइम लाइन में हम देखते हैं कि वरी के मरने के बाद वरी का फॉरेंसिक करने के लिए पूरी टीम आ चुकी थी। यह हादसा इतना अजीब था कि इसकी वजह से मिन के ऊपर भी काफी असर पड़ा था। वरी की मॉम मिन को लेकर हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि मिन की याददाश्त चली गई है और इसके बाद से वरी की मॉम ने मिन का नाम मिन छोड़कर वरी रख दिया, जिसके बाद वो इस छोटी वरी यानी मिन को यहाँ से लेकर ये घर छोड़कर चली गई और वरी की आत्मा इसी घर में भटकती रही। जिस आत्मा को इस मूवी में बार बार देखा जा रहा था वो और किसी की नहीं थी बल्कि वरी की ही थी, जो अपनी बेटी के लिए यहाँ इस घर में थी, इसलिए वो मिन को नजर आती थी। काफी दिन गुजरने के बाद मिन भी बड़ी हो गई, जिसकी शक्ल अब हुबहू वरी जैसी दिखती थी और फिर कहीं जाकर वरी की मॉम को यकीन हुआ कि उस दिन टाइम मशीन के अंदर जो लड़की आई थी वो और कोई नहीं, यही मिन यही वरी थी। और ऐसा कैसे हो सकता था कि एक वरी टाइम मशीन में भी थी, वो मर भी गई और एक वरी अब उनके पास भी है। इसी कंफ्यूजन में फंसकर ये प्रोफेसर यानी वरी की मॉम मरना चाहती है, जिनके मरने के बाद मिन यानी वरी बिल्कुल अकेली हो गई और उसने फिर शादी कर ली और जब उसकी बेटी हुई तो उसने उसका नाम मिन रखा। काफी समय तक उनकी लाइफ काफी अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे उनकी लाइफ भी अजीब होने लगी। उनकी लाइफ में हजारों मुसीबतें आ गई। उसका हस्बैंड जो कि एक जर्नल था, वो उस पर रोब जमाया करता था, उसे मारता था, कहीं जाने नहीं देता था और इस सब से तंग आकर एक दिन वरी ने अपनी हस्बैंड की गन उठाए और उसके ऊपर हमला के इस घर से भाग गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये निकला कि जो हमला उसने अपने हस्बैंड पर किया था, उसका सर उसके हस्बैंड पर नहीं हुआ था बल्कि उसकी गोली जाकर पास वाली अलमारी में लगती है, जिसके अंदर पहले से ही मिन थी। लेकिन मिन भी बच गई थी, जिसके बाद वो मिन को लेकर अपनी इस घर में आई, यानी अपने मॉम के घर, और फिर ये सब शुरू हो गया जो हमें दिखाया गया। साफ मतलब है कि ये सब एक लूप में चल रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। बार बार ही मिन यहाँ इस घर में आएगी, बार बार ही वो पुरानी टाइम लाइन में जाएगी, मरेगी और दूसरी मिन बड़ी होकर यहाँ आएगी और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और बस ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।